मई 2026 में यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। ये कोई महाकाव्य लड़ाई या लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गांव की पुनः प्राप्ति थी जो नक्शे पर ठीक से नहीं दिखता, जहां 200 से कम लोग रहते हैं, न कोई दीवार, किला या सेना थी। लेकिन उस गांव ने रूस को 1500 से भी ज्यादा दिनों तक रोके रखा। और अब पहली बार यूक्रेन ने लगता है कि खेल पूरी तरह पलट दिया है। उस जगह का नाम है माला मलाटोकमत्का, और जो वहां हुआ वो शायद सबसे साफ संकेत है कि रूसी आक्रमण टूट रहा है। लेकिन इसका महत्व समझने के लिए आपको एक बात जाननी होगी। मालाटोकमत्का रणनीतिक नहीं है, यह बड़ी है। यह रणनीतिक है क्योंकि यह मार्ग में है। ये ओरिहिव से सिर्फ 1 किलोमीटर और जापोरिजिया शहर से 37 किलोमीटर दूर है। जो इस गांव को नियंत्रित करता है वह यूक्रेन के अहम क्षेत्र पर दबाव डालने का सीधा रास्ता खोलता है। इसी वजह से रूस इस जगह को इतनी बुरी तरह चाहता था, और इसी वजह से यूक्रेन ने रूस को कभी यहां से गुजरने नहीं दिया। और जब आप वजह समझते हैं, आप देखते हैं कि यह जगह अब तक की जंग की बाकी जगहों से कितनी अलग है। पहला कारण है इलाका। गांव लगभग पूरी तरह से ऊंचे इलाकों से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि यूक्रेनी रक्षक सब कुछ देख सकते हैं। सैनिकों की कोई भी हलचल या पास आती बख्तरबंद गाड़ियों की कोई भी कतार करीब पहुंचने से पहले ही देख ली जाती है। कोई भी हैरानी नहीं होती। हर हमला पूर्वानुमेय होता है। 118वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों को ठीक ठीक पता था कि क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है और कब आ रहा है। दूसरा कारण सामरिक है। यूक्रेनियों ने उस तबाह हो चुके गांव को एक किले में बदल दिया था। छोड़े गए घर बंकर बन गए थे। जहां पहले एक बैठक कक्ष था, अब वहां एक फायरिंग पोजीशन थी। संकरी गलियां जाल बन गई थी। आसपास के खेतों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई, जिससे रूसियों को उन्हीं रास्तों से जाना पड़ा जिन्हें यूक्रेनियन पहले से जानते थे। और समय के साथ ड्रोन ने पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। हर हमले की कोशिश को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता था और शुरू होने से पहले ही उसका जवाब दे दिया जाता था। माला टोकमाटिका की रक्षा करने वाले सैनिकों को एक उपनाम भी मिल गया था, साइबॉर्ग्स। यह सीधे उन नायकों की ओर इशारा करता है जिन्होंने डोनेट्स्क एयरपोर्ट की महीनों तक असंभव हालात में रक्षा की थी। ये वे लोग हैं जो तहखानों में सोते हैं, जो हफ्तों तक सूरज नहीं देख पाते, जो हर दिन तोपों की आवाज को अलार्म की तरह सुनकर उठते हैं, जो माइनस तापमान में लगातार बमबारी के बीच लगभग घिरे हुए लड़ते हैं, और फिर भी वे पीछे नहीं हटते। हर बार जब कोई रूसी हमला आता है तो दूसरी ओर एक यूक्रेनी पहले से जानता होता है कि वह आने वाला है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा होता होगा, लेकिन यही वह तरह का प्रतिरोध है जो दुनिया की तथाकथित दूसरी सबसे बड़ी सेना को रोक रही है। इतना ही नहीं, 118वीं ब्रिगेड को यूक्रेन की रिकॉर्ड बुक से आधिकारिक प्रमाण पत्र मिला है, जो पूरे युद्ध में सबसे लंबे समय तक फ्रंट लाइन पोजीशन की रक्षा करने के लिए दिया गया है। लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। 2025 में पूरी फ्रंट लाइन पर महीनों की बार बार की नाकामियों के बाद रूसी सरकार ने तय किया कि अब इसका हमेशा के लिए अंत करने का समय आ गया है। आदेश ऊपर से आया था, आगे बढ़ो, इलाका कब्जे में लो, नतीजे दिखाओ। और माला टोकमाचका सूची में थी। अक्टूबर 2025 में रूस ने फिर से कोशिश की, इस बार पूरी ताकत के साथ। उस अक्टूबर की सुबह क्षितिज धूल और धुएं से ढका हुआ था। 26 बख्तरबंद गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ रही थी। जमीन कांप रही थी। यूक्रेनी ड्रोन पहले से ही हवा में थे। अब तक का सबसे बड़ा हमला 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। 71वें मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट की यूनिट्स ने 2 पूरी कंपनियों
और लगभग 26 बख्तरबंद गाड़ियों, युद्धक टैंकों और सैनिकों के परिवहन के वाहनों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। सिद्धांत रूप में इतनी बड़ी ताकत पूरी एक शहर पर कब्जा कर सकती थी, ना कि सिर्फ एक तबाह गांव पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेनियों ने ड्रोन, बारूदी सुरंगों और सीधी गोलीबारी से जवाब दिया। दिन के अंत तक 20 रूसी वाहन नष्ट हो चुके थे और दर्जनों सैनिक मारे जा चुके थे। फिर रूस ने अप्रत्याशित कदम उठाया, लेकिन यह नया हमला नहीं था। ये पीछे हटना नहीं था। ये किसी भी लड़ाई से कहीं अधिक खुलासा करने वाली चीज थी। 16 नवंबर 2025 को रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने आधिकारिक घोषणा की। माला टोखमाटिका पर पूरा कब्जा कर लिया गया था। क्रेमलिन ने जश्न मनाया, जनरलों को बधाई दी। राज्य मीडिया ने इसे बड़ी जीत बताया। कुछ दिनों बाद खुद रूसी सैन्य चैनलों ने फिर से उस क्षेत्र में भीषण लड़ाई की रिपोर्ट दी। ये विरोधाभास इतना साफ था कि वह मजाक बन गया। जो माला टोखमाटिका पर काबू करता है वही दुनिया पर राज करता है। ये सबसे ज्यादा साझा किए जाने वाले मीम्स में से एक बन गया, जो लोग युद्ध को फॉलो करते हैं उनके बीच। रूसी प्रचारक बोरिस रोजिन ने महीनों उस गांव में ऐसी बढ़त की घोषणा जो कभी हुई ही नहीं की, और उसकी क्लिपिंग्स दुनिया भर में फैल गईं। जापोरिजिया दिशा में लोबकोवे, स्टेपोवे और माला टोकमाचका की सीमाओं के पास लड़ाइयाँ हुई। माला टोकमाचका की सीमाओं पर भी लड़ाई जारी है। माला टोकमाचका की सीमाओं पर लड़ाई जारी है। माला टोकमाचका में छोटी छोटी बढ़त हुई। हमारी सेनाओं ने माला टोकमाचका के दक्षिण पूर्व में छोटी छोटी बढ़त हासिल की। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि रूसी विश्वविद्यालयों ने छात्रों को सार्वजनिक रूप से उस घटना का मजाक उड़ाने पर निष्कासन की धमकी देना शुरू कर दिया। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। सरकार जो राज्य की ताकत का इस्तेमाल करती है सिर्फ इसलिए कि कोई 200 लोगों वाले गांव पर मजाक न करे, हजारों आदमी मारे गए और वो गांव अब भी यूक्रेनी है। लेकिन कहानी सिर्फ मीम पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि मई 2026 में कुछ सच में बदल गया। युद्ध अध्ययन संस्थान, जो एक अमेरिकी संगठन है और सैन्य विश्लेषण में प्रमुख माना जाता है, उसने पुष्टि की कि यूक्रेनी सेनाओं ने शायद माला टोकमाचका पर पूरी तरह से नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया है। जिन वीडियो की लोकेशन सत्यापित है वे दिखाते हैं कि यूक्रेनी सेना गांव के दक्षिण में आगे बढ़ रही है। सैन्य विश्लेषक कोस्तियंतिन माचोविट्स ने सीधे कहा, यूक्रेन ने यह जगह फिर से जीत ली है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक गांव से कहीं ज्यादा है। देखिए, अप्रैल 2026 में इसी संस्थान ने दर्ज किया कि रूसी सेनाओं ने सिर्फ एक महीने में 116 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियंत्रण खो दिया। रूसी वसंत आक्रमण, जिसे 2026 की बड़ी बढ़त माना जा रहा था, रुक गया और इसका कारण रूस के लिए विनाशकारी है। कोई रिजर्व नहीं है। वही सैनिक जो थके हुए हैं, बिना बदले मोर्चे पर डटे हुए हैं। 58वां रूसी सेना, जिसे ओरिख्यू पर आगे बढ़ना था, ठप पड़ गई। उन्होंने रुकना नहीं चुना, बल्कि यूक्रेनी जवाबी हमलों ने उसे रक्षात्मक मुद्रा अपनाने पर मजबूर किया। कुमुख कभी नहीं पहुंची, क्योंकि वे है ही नहीं। और इसका मतलब है एक बहुत ही ठोस बात, हर गुजरते हफ्ते के साथ रूसी सेना और कमजोर होती जा रही है। ये राय नहीं, गलत है। बिना रिजर्व रोटेशन नहीं होता। बिना रोटेशन सैनिक थक जाते हैं। थके सैनिक गलतियां करते हैं और मोर्चे पर की गई गलतियां क्षेत्र की कीमत पर पड़ती है। रूस सिर्फ हार नहीं रहा है, वह फंसा हुआ है। हर असफल हमला उस गड्ढे को और गहरा कर देता है जिसे उसने खुद खोदा है। और इन्हीं सब कारणों से माला टोकीमाटिका में जो हुआ वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये सबसे प्रतीकात्मक और उजागर करने वाली हार है जो पूरी जंग को दिखाती है। घेरा 1000 से भी ज्यादा, लगभग 1500 दिनों तक चला। यह रोमनों की कार्थेज घेराबंदी से भी अधिक था।
ये जिब्राल्टर की बड़ी घेराबंदी से भी ज्यादा था। ये लेनिनग्राद की घेराबंदी से भी ज्यादा था। ये सब सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर की बस्ती के लिए था, जिसमें न दीवारें थी, न किला, न सेना। नेपोलियन के लिए वाटरलू था, हिटलर के लिए स्टालिनग्राद था और पुतिन के लिए माला टोकी माटिका है। ये सिर्फ सैन्य हार नहीं, बल्कि दशकों पुरानी कहानी का पतन है। सालों तक पूरी दुनिया रूसी सेना से डरती थी, उनके टैंकों, मिसाइलों और उसके विशाल आकार से। ये डर सैन्य परेडों, भाषणों और धमकियों पर बनाया गया था। लेकिन माला टोकी माटिका ने दिखाया कि इन सब के नीचे क्या है। एक सेना जो उजड़े गांव पर भी कब्जा न कर सके, जो अपने ही लोगों से झूठ बोलती है, जिसके पास एक हमले को बनाए रखने के लिए संसाधन नहीं है, जो हर दिन धीरे धीरे अंदर से टूट रही है। ये सब एक सवाल उठाता है जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रूस इस युद्ध को और कितने समय तक चला सकता है? अपनी राय नीचे दें। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अगर इससे आपको इस युद्ध के आंकड़ों के पीछे की हकीकत समझने में मदद मिली है, तो इसे उन लोगों से साझा करें जो इस संघर्ष को फॉलो करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। कई चीजें हो रही हैं, हम आपको पहले जानकारी देंगे। अगली बार तक अलविदा।